बाजार में दिन भर भारी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन बाजार बंद होने तक निफ्टी करीब 80 अंक चढ़कर 22,500 के ऊपर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी बैंक में भी करीब 437 अंकों की तेजी नजर आई। दिन भर बाजार में कैसा रहा एक्शन, बता रहे हमारे सहयोगी अंश भिलवाड़। तो निफ्टी का आज काफ़ी उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा है। सबसे पहले तो निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी 22,600 के ऊपर, उसके बाद एक करेक्शन दिखा कुछ 250 पॉइंट्स का, उसके बाद वापस से रिकवरी दिखी कुछ 200 पॉइंट्स की, जिसके वजह से निफ्टी हरे निशान में क्लोज होता हुआ नजर आया रिकॉर्ड हाई लेवल पर। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके मेन गेनर्स एक्चुअली एचडीएफसी बैंक रहे थे, जिसका एक्चुअली मेन मूव देखा जाए तो क्वार्टर 4 अपडेट्स की वजह से हुआ था। इसका चार्ट भी अगर देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन से, जो कि 2 महीने से इंटैक्ट रहा है। एचडीएफसी बैंक का अगर चार्ट अच्छे से देखें तो ये 6वां सेशन है जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई है। साथ ही साथ अगर निफ्टी में कंट्रीब्यूशन देखें तो एचडीएफसी बैंक का भी कुछ करीबन 70 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन था निफ्टी के अप मूव में। दूसरे बॉर्डर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी मिड कैप ने आज 50,000 का लेवल पहली बार छुआ है, लेकिन इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप की बात की जाए तो ये 10वां सेशन है जब इसमें लगातार खरीदारी हमें नजर आई है। सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स टॉप सेक्टर अगेन नजर आया, जो कि दूसरा सेशन है जब इसमें लगातार खरीदारी दिख रही है। इसके टॉप गेनर्स कोफोर्ज और टेक महिंद्रा नजर आते हैं। कोफोर्ज पे दरअसल जेपी मॉर्गन की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई हुई है, जिस पर ब्रोकरेज ने कुछ ओवर वेटिंग की रेटिंग को बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस कुछ 7,000 का रखा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से और कुछ 20% ऊपर की तरफ है। टेक महिंद्रा की बात करें तो इसका भी चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया हुआ है। सेक्टर लूजर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी पीएसयू बैंक टॉप सेक्टर लूजर नजर आते हैं, जो कि 4 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद जाकर आज बिकवाली नजर आई है। इसमें टॉप लूजर्स देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब सिंध बैंक नजर आते हैं। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ। हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद दुबे। शरद, बताइए कि आज कौन से वो 5 शेयर है जहां एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपका 5 का पंच में स्वागत है। और आज जो है दिन के ट्रेड में हमने जो अहम स्टॉक्स जहां पे वॉल्यूम्स और प्राइस मूवमेंट देखने मिले हैं, वो स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। सबसे पहला रहेगा दिग्गज प्लेयर एचडीएफसी बैंक, जो आपका वन ऑफ द टॉप गेनर्स था निफ्टी इंडेक्स में। और याद रखिए तो चौथे तिमाही के ऑपरेशनल अपडेट स्ट्रॉन्ग आई है। एडवांसेस ले लीजिए या डिपॉजिट्स ले लीजिए, और इम्पॉर्टेंटली जो कमेंट्री आई है लोन डिपॉजिट रेशियो को लेके, उसमें सुधार देखने मिलेगा और कंपनी एग्रेसिव भी हो जाएगी डिपॉजिट्स के लिए आगे जाते हुए। फॉरेन शेयर होल्डिंग भी जो है उनका जो आया था मार्केट आज के बीच 52% था लास्ट क्वार्टर में, अब वो घट के 48% हो गया है। और ब्रोकर्स का मानना है कि अगर ग्लोबल इंडिसेस में एडजस्टमेंट आती है एचडीएफसी बैंक की, तो लगभग 18 से लेकर 20,000 करोड़ तक का इन्फ्लोज देखने मिल सकता है। वही अगर हम लोग बात करें चौथे तिमाही के ऑपरेशनल अपडेट में, तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स में थोड़ी जो है अच्छी बाइंग देखने मिली है, क्योंकि चौथे तिमाही की अपडेट में रेवेन्यू का स्ट्रेंथ आया है और जो स्टोर एडिशन है वो भी अनुमान से बेहतर देखने मिला है। हालांकि एंजल वन में मार्च के अपडेट देखें तो यहाँ पे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने मिला, क्योंकि क्लाइंट एक्विजिशन और एवरेज डेली ऑर्डर दोनों में ही गिरावट देखने मिला था डबल डिजिट नंबर्स में। अब मार्च का जो नंबर्स था वॉलेटाइल था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी इम्पैक्ट देखने मिला। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी आई है। लोन्स एडवांसेस सब में आप कह सकते हैं एक अच्छा मूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। हालांकि डाबर जो मार्केट आज में आया था वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने मिली, क्योंकि जो Q4 अपडेट है वो कमज़ोर आया था और डिमांड की जो कमेंट्री आई है वो अभी भी स्लगिश है। और एक मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं ग्रोथ के हिसाब से आपके चौथे तिमाही पे। अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस भी फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि इनका जो केमिकल ये बनाते हैं वो केमिकल ताइवान में भी बनता है, जिसका नाम है एसेटोनिट्राइल केमिकल। और ताइवान में हाल ही में अर्थक्वेक आया है, तो चैनल चेक सजेस्ट करें कि बहुत सारे प्लांट्स अभी बंद हैं, तो उसका फ़ायदा भारत के एक्सपोर्टर्स को होता है। तो इन दोनों स्टॉक्स भी फोकस में थे। ऑफकोर्स हमने चैनल चेक्स लिया तो इनके कोर प्रोडक्ट्स की भी जो वॉल्यूम और डिमांड उसमें भी बढ़त देखने मिल रही है। ऑर्डर विंस के कंसेप्ट में बात करें तो केईसी इंटरनेशनल वन ऑफ द टॉप गेनर्स रहा था आपके निफ्टी 500 इंडेक्स में, और इम्पॉर्टेंटली इनको 816 करोड़ रुपए का ऑर्डर देखने मिला। वही अगर हम बात करें जी पावर की, तो यहाँ पे भी इनको जेपी वेंचर्स से जो है लगभग आप कह सकते हैं 780 करोड़ का ऑर्डर आया था 2 मशीन्स को लेके। आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा जीएम ब्रोरीज, जहाँ पे कमज़ोर चौथे तिमाही के नतीजे देखने मिले। हालांकि जो इशू हुई है बोनस की, अगर आप 4 शेयर्स होल्ड करते तो आपको 1 शेयर का बोनस मिलेगा। तो ये 5 अहम स्टॉक्स थे जो आपके रडार में होने चाहिए, और या दिन भर के एक्शन जो है इन 5 स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा दिखी।
बढ़ते हैं आगे और टाटा की एयर इंडिया के साथ मर्जर की प्रक्रिया का असर विस्तारा के ऑपरेशंस पर पड़ा है। पायलटों की कमी से उड़ानें रद्द हो रही है। वहीं ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विस्तारा का सफर अगले कुछ और दिनों तक आसान नहीं होने वाला है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। एयर इंडिया और विस्तारा में विलय की प्रक्रिया काफी तेजी से आगे चल रही है। कई कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है उससे साफ नजर आ रहा है कि ये विलय काफी आसान नहीं रहने वाला है। और इसकी झलक विस्तारा की मौजूदा जो दिक्कतें हैं उसको देख करके साफ तौर पर नजर भी आ रही हैं। विस्तारा में फिलहाल जो मार्च में जबरदस्त फ्लाइट डिस्ट्रप्शन रहा, उसमें अभी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि विस्तारा सीईओ की पायलट के साथ में जो डिस्कशन हुई है उससे आंशिक रूप से थोड़ा बहुत सुधार आप देख सकते हैं, लेकिन ये कह पाना कि पायलट खुश हो गए हैं या पायलट सेटिस्फाई हैं, ऐसा नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पे स्ट्रक्चर को लेकर के, यानी कि जो उनकी सैलरी रिवाइज्ड सैलरी रहेगी नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उस सैलरी को लेकर के पायलट अभी भी असंतुष्ट हैं। दूसरी शिकायत पायलट की तरफ से ये की गई है कि वो ट्रांसपेरेंसी विस्तारा में नहीं है, यानी कि उनकी रोस्टरिंग कैसी रहेगी, उनका अगर मर्जर होता है, विलय होता है, तो एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद में उनकी क्या भूमिका रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, ये सब कुछ अभी कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा है और संशय की भूमिका है। लिहाजा इसको लेकर के भी आप एक अनरेस्ट फिलहाल विस्तारा में देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि विस्तारा में 70 हवाई जहाज है, जिसमें 2 ग्राउंडेड है और विस्तारा के पास करीब करीब 1000 पायलट का पायलट स्ट्रेंथ है। तो पेपर्स में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सही है कि विस्तारा में चूंकि एम्प्लॉयज के बीच में सब कुछ बेहतर नहीं है, यही वजह है कि उसका सीधे तौर पे इम्पैक्ट या असर फ्लाइट डिस्ट्रप्शन के रूप में नजर आ रहा है और इसको दुरुस्त होने में अच्छा खासा वक्त लग जाएगा और मैनेजमेंट को अपनी तरफ से काफी और ताकत झोंकनी होगी। वोडाफोन आइडिया में पिछले कुछ महीनों से उम्मीद और डर का खेल चल रहा है। एक अच्छी खबर आती है और शेयर में तेजी देखने को मिलती है, लेकिन दूसरे ही दिन शेयर में गिरावट आ जाती है। वोडाफोन आइडिया में इस उम्मीद और डर का पूरा रिसर्च लेकर हाजिर है सौमित सरकार। वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो बुल साइड में अगर आप देखें तो पॉजिटिव चीज़ जो एक आ सकती है, जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो है फंड रेज। अब अप्रैल 6 को जो बोर्ड मीट है वहाँ पे कंपनी फंड रेज करने वाली है, बट जो क्वांटम है वो काफ़ी छोटा है, सिर्फ 2075 करोड़ का है, जिसे कि हम सर्वाइवल कैपिटल भी कह सकते हैं। और ये जो कैपिटल है ये कंपनी को प्रोमोटर की तरफ से मिलने वाला है और इसका डिसीजन 6 अप्रैल को कंपनी करने वाली है अपने बोर्ड मीट में। बट जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट आएगा जो कि एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट को, वो है जो 20,000 करोड़ का उन्होंने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया है फंड रेज का, वो कब होगा। अब इसके लिए उन्होंने एक टाइमलाइन तो दिया है कि वो फर्स्ट क्वार्टर FY25 तक ये कंप्लीट करना चाहते हैं, बट स्ट्रीट अभी भी थोड़ा सा डर के मामले में है कि ये होगा कि नहीं होगा। बट अगर ये होगा तो ये डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कंपनी को ग्रोथ कैपिटल मिल जाएगा ये 20,000 करोड़ के फंड इन्फ्यूजन से। उसके अलावा पॉजिटिव साइड में एक फैक्टर जो है वो है टैरिफ हाइक का। अब पूरे एनालिस्ट कम्युनिटी का मानना ऐसा है कि जो इलेक्शन पीरियड है वो खत्म होने के बाद एक टैरिफ हाइक आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये टैरिफ हाइक डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कंपनी के रेवेन्यू और एबिटा पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। उसी के साथ अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की भी एम है या उनकी भी इच्छा यही है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो कॉम्पिटिटिव रहे, डुओपोली सेक्टर ना बन जाए, एक थ्री प्राइवेट प्लेयर्स इस सेक्टर में वो रखना चाहते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाता है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब डर के मामले में अगर आप देखें तो पिछले 14 क्वार्टर से अगर आप देखते हैं तो कंपनी की सब्सक्राइबर लॉसेस कंटिन्यूसली होए जा रही है। 6 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर लॉस हो चुके हैं कंपनी की पिछले 14 क्वार्टर में। कंपनी की रेवेन्यू स्टैग्नेंट है, कंपनी कंटिन्यूसली लॉस रिपोर्ट किए जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 14 क्वार्टर में जो टोटल क्यूमुलेटिव लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो करीब 1.1 लाख करोड़ का है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। फंड रेज की जो मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में थोड़ा सा डर भी है स्ट्रीट को, वो इसलिए है क्योंकि पिछले 3 साल से कंपनी फंड रेज करने की कोशिश कर रही है, बट अब तक वो सफल नहीं हो पाई है। तो इसलिए डर थोड़ा सा कंपनी इन्वेस्टर्स के दिल में इस मामले में अभी भी है। और अगर आप फंड रेज की भी अगर आप देखें तो 2019 में भी कंपनी ने राइट्स इशू के थ्रू
25,000 करोड़ रुपीस रेज किए थे, बट फिर भी कंपनी अभी भी रिवाइव नहीं कर पाई है, सिर्फ सर्वाइव कर रही है टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये भी एक डर स्ट्रीट में है। उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी तक कंपनी ने अपनी 5G जो है वो लॉन्च नहीं की है, जबकि बाकी प्लेयर्स ने लगभग पैन इंडिया बेसिस पे 5G लॉन्च कर दिया है। और एनालिस्ट भी काफ़ी बुलिश नहीं है। इनफैक्ट 14 एनालिस्ट इस कंपनी को बड़ा एक्टिवली कवर करते हैं और कोई भी एनालिस्ट का बाय रेटिंग नहीं है इस स्टॉक पे। जो एवरेज कंसेंसस टारगेट प्राइस है वो सिर्फ 7 रुपए का है। मतलब अगर आप करंट मार्केट प्राइस के सामने देखें तो करीब 48% का डाउनसाइड पोटेंशियल है इस स्टॉक पे। तो इसी कारण स्ट्रीट थोड़ा सा अभी भी नर्वस है वोडाफोन आइडिया को लेकर। साउथ कोरियन कंपनी हुंडई मोटर अपनी लग्जरी ब्रांड जेनेसिस को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद मर्सिडीज और ऑडी जैसी हुंडई लग्जरी कारों को चुनौती पेश करना है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। Hyundai अपने जेनेसिस लग्जरी कार ब्रांड को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। जेनेसिस कार जैसे दुनिया भर में जानी जाती हैं, मर्सिडीज ऑडी के साथ compete करती हैं। अभी तक भारत में ये नहीं थी। कोविड के पहले Hyundai ने प्लान किया था कि लाएगी उनको, पर कोविड आने से वो नहीं आ पाई। 50,000 लग्जरी यूनिट की मार्केट है भारत में अभी, और वो मार्केट अभी सैचुरेशन की तरफ है, पर नए ब्रांड उसमें आके उसको और बढ़ा सकते हैं। Hyundai इस गाड़ी को अपने प्लांट में यहाँ पे असेंबल कर सकती है, और शुरुआत में ये भारत में जो रोल करने की प्लान है वो काफ़ी बड़े लेवल पे लिया जा सकता है। G20 के दौरान Hyundai ने जेनेसिस गाड़ियों को अपने G20 के जो लोग हैं उनको दिया था। दूसरा ये कि अभी भी कुछ टॉप लोग हैं उनको दिया गया है इन कारों को, जो टेस्टिंग हो रही है। तो काफ़ी समय के बाद एक बड़ा लग्जरी ब्रांड भारत में आता दिख रहा है। और वक्त है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और फिर से खबरों का रुख करते हैं। आरबीआई कल अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगी। पॉलिसी पर हमने खास पोल किया है। डिटेल्स के साथ गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। बताएं गौरव। जी हाँ, तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की बात करें तो हमने जैसे एक पोल लिया था जहाँ पे एक्सपर्ट्स की हमने राय ली थी कि रेपो रेट पे और स्टांस पे उनका क्या मानना है। और अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना यह है कि कहीं जाके रेपो रेट में कहीं पे हमें चेंजेस नहीं देखने को मिल सकता है इस पॉलिसी में। और इसी के साथ साथ कहीं पे जो स्टांस रखा है विड्रॉवल अकोमोडेशन का, वहाँ पर भी आरबीआई की तरफ से कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो उनका मानना यह है कि आगे जाके हमें 2 रेट कट्स तो ज़रूर देखने को मिल सकते हैं 2024 में ही, बट ये जो रेट कट्स है वो कहीं पे अगस्त में चालू हो सकते हैं। और फिलहाल के लिए आरबीआई जो है 6.5% पे ही अपने रेट्स जो है वो रखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो उनका मानना ये है कि इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो कि हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इंडिया ने पहले ही पिछले क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर की थी। 8.4% की ग्रोथ डिलीवर की थी, जबकि अनुमान था 6.6% ग्रोथ का। और इसी के चलते हुए आगे जाके भी कंजम्पशन में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और इसीलिए ग्रोथ तो ज़्यादा कुछ कंसर्न है नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, जो कि महंगाई है, तो महंगाई पे आरबीआई का जो स्टांस है वो कहीं पे रहेगा कि 4% उनका टारगेट था, जो इन्फ्लेशन का रेंज रहना चाहिए, और इसी के ऊपर थोड़ा स्टांस रह सकता है। बट आगे जाके अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे वो 5.1% पे थे, और आगे जाके एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि थोड़े समय के लिए हमें ये जो नंबर है वो 5% के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। और ये नंबर ऊपर देखने को मिल सकता है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें हमें कहीं पे तेज़ी देखने को मिली थी। तो आगे जाके आरबीआई भी फूड इन्फ्लेशन पे अपनी नज़र बनाए रखेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, सिस्टम लिक्विडिटी की, तो हमने देखा कि बैंक्स के सिस्टम लिक्विडिटी में एक सरप्लस देखने को मिला था मार्च के महीने में, जो कि सितंबर से डेफिसिट में था। और आगे जाके एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यहाँ पे कहीं पे हमें टर्बुलेंस तो देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो इस मीटिंग के दौरान कहीं पे भी टारगेट में रेट प्राइस जो है वो रेट कट जो है वो हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं। और स्टांस में कहीं पे एक थोड़ा सॉफ्टनेस आ सकता है, बट ये जो विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन आरबीआई का स्टांस है वो वैसे ही बरकरार रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बट फिर भी हम देखेंगे कि आरबीआई की कैसी कमेंट्री आती है इन्फ्लेशन को लेकर, और आगे जाके अगर कोई क्यूज़ देते हैं कि जब ये रेट कट जो है वो आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। और सोना और चांदी में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा 70,275 रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। चांदी भी 79,766 रुपये की नई ऊंचाई तक पहुंची। वजह बताने के लिए जुड़ गए मेरे सहयोगी विश्व मोहन। जी विश्व मोहन, बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। गोल्ड तो लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है, चांदी भी
कल MCX पर नया रिकॉर्ड बना दी है। अब फरवरी के अगर लो से देखें, 28 फरवरी का लो जो चांदी का था वहाँ से 9,000 रुपये से ज़्यादा चांदी महंगी हो चुकी है। और वही गोल्ड की बात करें तो 14 फरवरी को 61,400 के आसपास का लेवल था, वहाँ से बढ़कर अप्रैल वायदा जिसकी एक्सपायरी कल है वो बढ़कर 70,275 रुपये तक पहुँच चुका है। वजह 5 बड़ी वजह ये है कि फेड के जो स्टेटमेंट से, जेरोम पॉवेल का जो स्टेटमेंट कल भी आया, उन्होंने साफ किया जो मौजूदा जो आंकड़े आए हैं, चाहे वो जॉब रिपोर्ट को लेकर हो या फिर महंगाई को रिपोर्ट लेकर हो, उससे उनका स्टैंड चेंज नहीं होगा। ब्याज दरों को लेकर जो उन्होंने अपना रुख बना रखा है, जो 3 कटौती की बात उन्होंने मार्च की मीटिंग में की थी, उस पर वो बरकरार रहेंगे। इस बात को लेकर ये काफ़ी सपोर्टिव है, क्योंकि गोल्ड जैसे ही ब्याज दरें घटेंगी तो गोल्ड को एक सपोर्ट मिलता है और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती है और गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में अगर कमी आती है क्योंकि वहाँ पे आपको फिक्स इंटरेस्ट कम हो जाते हैं। गोल्ड नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर ब्याज कुछ नहीं मिलता है, तो जैसे जैसे वो डॉलर कम होगा, बॉन्ड यील्ड कम होंगे, गोल्ड को फायदा मिलता है। तो यही वजह है कि गोल्ड में अच्छी तेजी दिख रही है। साथ ही सेंट्रल बैंकों की तरफ से लगातार खरीदारी है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न बने हुए हैं। चांदी की अगर बात करें तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है। चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के जो नंबर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स है गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस तेजी में सावधान रहे, खरीदारी में जल्दबाजी फिलहाल नहीं करें। जी यशु मोहन, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां और दिग्गज अपना दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी शरद दुबे लेकर आए हैं एक बेहद दिलचस्प रिसर्च। चलो देखते हैं क्या है वो रिसर्च। ये बिल्कुल इलेक्शन सीज़न आ चुका है और इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ होते हैं अपने वो नॉमिनेशन देते हैं। नॉमिनेशन के पहले जो होती है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स होती है। तो इंटरेस्टिंगली राहुल गांधी के जो पोर्टफोलियो के कौन से स्टॉक्स है उस पर हम फोकस करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने अपनी जो नेटवर्थ है वो लगभग 20 करोड़ रुपए की जो है उन्होंने घोषित की है। जो पोर्टफोलियो आता है इक्विटी सेगमेंट में उसका लगभग वैल्यू ऑलमोस्ट 4.3 करोड़ रुपीज़ का आता है। यानी कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्प्रेड है वो लगभग 25 लिस्टेड कंपनीज़ में जो है उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखने मिली है। और इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है अगर उसके बारे में बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 4 करोड़ का एक्सपोजर है। पर सवाल उठता है कि कौन से ये स्टॉक्स है जो इनके शेयर होल्डिंग्स में हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। उसमें इंक्लूड करते हैं आपके ब्लू चिप कंपनीज़ भी हैं जैसे कि पिडलाइट, बजाज फाइनेंस, FMCG स्पेस से नेस्ले भी आता है इस लिस्ट में। इसके अलावा एशियन पेंट्स HUL यानी कि मार्केट लीडर्स जो हैं इनके पोर्टफोलियो में देखने मिल रही है। इसके अलावा ICICI बैंक, ITC और डिविस लैब्स जैसे भी बड़े स्टॉक्स हैं। इसके अलावा IT सेगमेंट की भी बात करें तो यहाँ पे TCS और इन्फोसिस आ रहे हैं। ये जो है कुछ मेजर होल्डिंग्स हैं राहुल गांधी के, जिसने हमें पता चला है उनके एफिडेविट में जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और याद रखिएगा धीरे धीरे करके जिस तरह आपके नॉमिनेशंस आते हैं, बड़े दिग्गज पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स होते हैं, तो उनके क्या शेयर होल्डिंग्स हैं उसकी जो है हम रिसर्च करेंगे और आपके लिए लेके आएंगे। और अब बात करते हैं पीएम मोदी की रैली की। पीएम मोदी ने आज बिहार और बंगाल में रैलियां की। बिहार के जमुई में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जंगल राज, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। वहीं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में अपनी रैली में वो भ्रष्टाचार पर बरसे। उन्होंने कहा कि हमने कड़े फैसले लिए ताकि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। बंगाल में पीएम के निशाने पर ममता बनर्जी की सरकार थी, वहीं बिहार में आरजेडी और कांग्रेस। जमुई, नवादा, मुंगेर, बांका के साथ साथ बिहार की सारी 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहार वासियों का निर्धार, मैं इस निर्धार को नमन करता हूं। और चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। नया नाम गौरव वल्लभ का है, जिन्होंने आज बीजेपी का हाथ थाम लिया। गौरव वल्लभ ने आज ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे खत में उन्होंने कांग्रेस के अंदर सहज महसूस नहीं करने की बात लिखी। खुद को एक सनातनी और शिक्षक बताते हुए उन्होंने कहा था कि वह सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं।
सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। फिलहाल स्वदेश खबर में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। खर्च